आज और आज के बाद में जो 4, 5, 6 सेशंस आएंगे उसमें मैरिज मैटर्स के ऊपर काफी डिटेल में चर्चा करेंगे। मैरिज एक ऐसा मुद्दा है जो सभी की लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे लोग आजकल अपने विवाह को लेकर किसी न किसी कारणवश परेशान है। जो पश्चिमी सभ्यता है उसका हमारे निजी जीवन में जैसे जैसे प्रभाव बढ़ रहा है उसके वजह से भी मैरिज के अंदर विवाह को लेकर काफी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। मैरिज अपने आप में इतना डिटेल्ड और इतना गूढ़ विषय है कि इसके ऊपर हम महीनों तक भी चर्चा करते रहें तो ये खत्म नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मैं अपने इन आगे आने वाले 4, 5, 6 सेशंस में कोशिश करूंगा कि आपको मैरिज के एनालिसिस और उसके प्रेडिक्शन के बारे में काफी डिटेल में बहुत सारी चीजें आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहले मैरिज के लिए काल पुरुष की कुंडली को रीड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपने मेरे मुंह से कई बार सुना होगा कि हम जो है जब भी प्रेडिक्शन करते हैं तो उसमें काल पुरुष के ऊपर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि काल पुरुष जो है उसकी कुंडली हमारे लिए बेसिस है, रेफरेंस पॉइंट है और उसी रेफरेंस पॉइंट को लेकर ही हमारा जीवन आगे चलता है। अगर मैं आज कहता हूं कि गंगा मैली हो गई है तो मैं कैसे बताऊं कि गंगा मैली हो गई है? मेरा रेफरेंस पॉइंट कहां पे है? तो गोमुख से जो गंगा निकली है वो ओरिजिन है और उसी के पानी को देखकर, गंगा के पानी को देखकर मैं ये कह सकता हूं कि गंगा मैली हो गई है। तो दैट मीन्स मेरा जो फ्रेम ऑफ है, रेफरल पॉइंट है, वो गोमुख से निकलती हुई गंगा का है। तो इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी में काल पुरुष हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है और डिफॉल्ट सेटिंग से जितना भी डेविएशन हमारे को देखने को मिलता है वही हमारे लिए एनालिसिस का प्रमुख आधार बनता है। तो मैरिज के लिए भी काल पुरुष की कुंडली को हम अध्ययन करेंगे। हम ये देखेंगे किसी व्यक्ति के चार्ट में मैरिज का जो प्रॉमिस है, जो वायदा है, वो कैसे देखें। मैरिज प्रॉमिस हो भी रही है या नहीं। उसके बाद में इंपॉर्टेंट सवाल ये आ जाता है कि क्वालिटी ऑफ मैरिज को कैसे देखें। मैरिज की क्वालिटी किस प्रकार की है? वैवाहिक जीवन सुखी है अगर या परेशान है? अगर परेशानी है तो किस प्रकार की परेशानी हो सकती है, उसके ऊपर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि मेरा विवाह जल्दी होगा, मेरा विवाह देर से होगा या मेरा विवाह समय पे हो जाएगा। तो 3 तरह की संभावनाएं हो सकती हैं कि मैरिज या तो जल्दी हो जाए और या फिर मैरिज बहुत देरी से हो, लेट मैरिज हो। लेट मैरिज किसी भी मेल व्यक्ति के लिए 34 ईयर्स के बाद में काउंट की जाती है और किसी भी फीमेल के लिए 28 ईयर्स के बाद की जो मैरिज है वो लेट मैरिज में काउंट हो जाती है। तो इस तरह से आप मैरिज को देखकर चल सकते हैं। किसी भी प्रकार से अगर मैरिज का डिनायल हो रहा है, मनाही हो रही है, तो कैसे देखें। बड़े सारे सवाल होते हैं। लोग पूछते हैं मेरी विवाह किसी फॉरेनर से होगा या अपने देश में ही किसी अपने ही कास्ट के बंदे से होगा। ये भी आप मैरिज में देख सकते हैं कि मैरिज फॉरेन लैंड में होगी, किसी फॉरेनर से होगी, देशी बंदे से होगी, ओन कास्ट की होगी, डिफरेंट कास्ट की होगी। ये सारी चीजें भी डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि मैरिज के लिए मैरिज की लंबाई कितनी है, ड्यूरेशन कितनी है, यानी कि सेपरेशन या डिवोर्स के केसेस तो नहीं बन रहे हैं। इसको कैसे देखें। बड़े सारे केसेस ऐसे देखने में मिलते हैं जिनके विवाह हो गया लेकिन विवाह के बाद में दोनों पार्टनर्स में से किसी एक पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, डेथ देखने को मिलती है। तो ये डेथ को हम पार्टनर के उसमें कैसे देखें। तो इस तरह की बड़ी सारी चीजें एनालाइज करनी चाहिए। ये मैरिज के लिए आधार बनती हैं। आगे आने वाले सेशंस में हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। इनसे और भी टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। टाइमिंग ऑफ मैरिज की भी बात करेंगे अलग अलग पद्धतियों के माध्यम से। ये जो टॉपिक है अपने आप में काफी बड़ा है, तो जितना भी मैं कवर कर सकूंगा वो आपको कवर करके इस अपने कोर्स में आपको बताऊंगा। वैसे मैरिज मैटर्स जो है ये एक एडवांस टॉपिक है, फिर भी क्योंकि आप लोगों ने बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीखी है, अब बेसिक के बाद में एडवांस के लिए जब हम एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो मैरिज मैटर्स एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन के आता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप डिटेल्ड डिस्कशन करके आपको कुछ गाइडेंस दूं। देखिए, जब भी हम मैरिज की बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है मैरिज को हम रीड कैसे करें। मैरिज को रीड करने के लिए सबसे पहले बेसिक रूल्स को समझ लेना जरूरी है। मैरिज के लिए कौन से ऐसे बेसिक रूल्स हैं जो आपको जानने चाहिए। सब लोगों को पता है कि 7th हाउस इज द हाउस ऑफ मैरिज। 7वें भाव से आप विवाह का निर्णय ले रहे हैं, लेकिन हमारे पास में 7th लॉर्ड भी है, 7वें घर का जो स्वामी है वो भी है, और हमारे पास में 7th हाउस का जो कारक होता है, भाव कारक, वो भी है। तो इन सभी लोगों का क्या क्या रोल है इसको समझ लेना जरूरी है। इसके साथ साथ आपको देखना पड़ेगा कि इनकी स्पेशली सिग्निफिकेंस क्या है, कौन कौन से एरियाज हैं जो ये रूल करते हैं। तो 7th हाउस, जैसे मैंने आपको बताया कि 7th हाउस गवर्न करता है आपके मैरिज को। किसी भी व्यक्ति की मैरिज के लिए मैरिज का प्रॉमिस अगर हमने देखना है तो कहां से देखेंगे, आप 7th हाउस को देखेंगे। यानी कि 7th हाउस की कंडीशन आपको बताएगी कि इसके कुंडली में विवाह का योग है भी या नहीं।
बड़े सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं, वो सप्तम लॉर्ड को देखने लग जाते हैं, सेवेंथ हाउस का जो लॉर्ड है, लॉर्डशिप को रिव्यू करने लग जाते हैं प्रॉमिस के लिए। ध्यान रखिए कि अगर आप मैरिज का प्रॉमिस देखना चाहते हैं तो सेवेंथ हाउस के लॉर्ड को नहीं, सेवेंथ हाउस को आपने देखना है, सप्तम भाव को देखना है। सप्तम भाव अगर सीवियरली अफ्लिक्शन में है, पापी ग्रहों से युक्त है, पापी ग्रहों के द्वारा दृष्ट हो रहा है, तो मैरिज का प्रॉमिस खत्म हो जाने लग जाता है। तो प्रॉमिस ऑफ मैरिज के लिए सप्तम भाव की कंडीशन को देखना आपके लिए कंपलसरी है। सप्तम भाव से पहले घर में और बाद वाले घर में किसी भी मैलिफिक का बैठना सप्तम भाव को खराब करने का काम करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यानी कि सेवेंथ हाउस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है मैरिज के लिए, क्योंकि यहीं से मैरिज का प्रॉमिस निकल के आता है। अब बात कर लेते हैं दूसरी सेवेंथ लॉर्ड की। जो सप्तम भाव का मालिक होता है वो हाउस का ओनर है, और आपको मैंने बता रखा है कि कोई भी हाउस ओनर, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उस हाउस ओनर की? हाउस ओनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू लुक आफ्टर दैट हाउस, बिकॉज ही इज द हाउस मैनेजर। तो जितना अच्छा मैनेजर होगा उतनी ही अच्छी तरीके से वो अपने घर को मैनेज कर सकेगा। तो सेवेंथ लॉर्ड की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सेवेंथ हाउस के जितने भी मैटर्स हैं, सेवेंथ हाउस से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, वैवाहिक चीजें हैं, उन सभी को ढंग से कायदे के साथ में मैनेज करे। और अगर सेवेंथ हाउस का जो लॉर्ड है अगर वो एफ्लिक्शन में होगा तो वो चीजों को ढंग से मैनेज नहीं कर पाएगा, और जिसके वजह से विवाह में प्रॉब्लम, दिक्कत, तकलीफ आनी शुरू हो जाएगी। तो सेवेंथ हाउस के लॉर्ड को आपने देखना है, ये देखने के लिए कि वो अपने घर को किस तरीके से मैनेज कर रहा है। अगर एफ्लिक्शन में आएगा तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के पास में, यानी कि इस ग्रह के पास में अपने घर को मैनेज करने की क्षमता नहीं है, और जब घर व्यवस्थित नहीं होगा, प्रॉपरली मैनेज नहीं होगा, तो दिक्कत परेशानी जरूर आएगी। तीसरी चीज हमको देखनी चाहिए एज ए बेसिक प्रिंसिपल, वो है कारका ऑफ द हाउस। जब भी किसी व्यक्ति से हम बात करते हैं, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर भी बात करते हैं, वो कारका ऑफ मैरिज को हमेशा शुक्र से लेके चलते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर मेल व्यक्ति की कुंडली आप देख रहे हैं तो कारका ऑफ मैरिज शुक्र है, लेकिन अगर व्यक्ति फीमेल है, स्त्री है कोई, तो स्त्री की कुंडली में कारका ऑफ मैरिज शुक्र नहीं होगा, कारका ऑफ मैरिज होंगे देवगुरु भगवान बृहस्पति। तो फीमेल की अगर आप कुंडली को एनालाइज कर रहे हैं तो फीमेल की कुंडली के लिए, कारका को देखने के लिए जुपिटर को आप देखेंगे। और मेल की जो कुंडली है या फीमेल की कुंडली है, इन दोनों ही कुंडलियों के अंदर शुक्र जो है लस्ट को और लग्जरी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि काम की जब हम बात करते हैं तो शुक्र स्त्री या पुरुष में भेद नहीं करते। सेक्सुअल एनर्जी की बात करते हैं, सेक्सुअल एनर्जी अगर पुरुष की हम बात करें तो सेक्सुअल एनर्जी शुक्र से ही गवर्न होती है, लेकिन अगर हम स्त्री की बात करें तो सेक्सुअल एनर्जी गवर्न होती है मंगल के द्वारा, मार्स के द्वारा। तो जब हम किसी फीमेल चार्ट में उसकी सेक्सुअल एनर्जी को हम देख रहे हैं तो उसके लिए मंगल को देखना जरूरी है। किसी भी स्त्री की कुंडली के अंदर मंगल उसके हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है, ये भी ध्यान रखिए। तो इसलिए मंगल और बृहस्पति किसी भी फीमेल के चार्ट में इंपॉर्टेंट कारका के रूप में काम करते हैं, और पुरुष की कुंडली में शुक्र कारक बन के आते हैं। कारका का काम क्या है, क्यों देख रहे हैं उसको? देखिए, कारका जो है किसी भी विवाह की आंतरिक सुंदरता को रिप्रेजेंट करता है। कारका इज द इनर ब्यूटी ऑफ द मैरिज। ये भौतिक चार्म नहीं है, फिजिकल चार्म को रिप्रेजेंट नहीं करता कारका। आपका पार्टनर आपके प्रति कितना केयरिंग एटीट्यूड रखता है, ये कौन बताएगा? ये कारका बताता है। आप अपने पार्टनर के लिए कितने समर्पित हैं, कितनी उसकी केयर करते हैं, ये आपका कारका बताएगा, ना कि सेवेंथ लॉर्ड और ना ही सेवेंथ हाउस। तो जो केयरिंग एटीट्यूड है ये आपकी मैरिज की, विवाह की इनर ब्यूटी है। इस तरह से आप जो है कारका को समझ करके ऐसे करके चल सकते हैं। देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की धनु लगन की कुंडली है, बृहस्पति की कुंडली है, तो बृहस्पति की कुंडली में, धनु लगन की कुंडली में सप्तम भाव में कौन सी राशि आएगी? मिथुन राशि आएगी। मिथुन राशि बुध की राशि है, तो यानी कि जो उसकी पत्नी होगी उस व्यक्ति की, वो बुध के द्वारा गवर्न होगी। बुध बुद्धि के स्वामी है, तो बुद्धिमान तो जरूर होगी वो लड़की जो है, लेकिन बुध जो है आपकी विद्वता को तो दिखाता है, आपकी एजुकेशन को दिखाता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति ज्ञान को दिखाते हैं, विजडम को दिखाते हैं। और क्योंकि गुरु हैं तो ऐसे लोगों के जीवन में मैरिज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है सेक्सुअल एनर्जी के रूप में। उनकी इंपॉर्टेंस इसलिए होती है क्योंकि वो मैरिज को एक अपनी जिम्मेदारी लेकर, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में एक सुंदर वैवाहिक जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का विजडम है वहां पे।
अब बृहस्पति और बुध दोनों के बारे में आपको पता है कि दोनों के अंदर मित्रता तो है नहीं। अगर मित्रता नहीं है तो ये लग्न ऐसा है जिसमें वैवाहिक संबंधों में कुछ ना कुछ परेशानी जरूर देखने को मिलती है, कोई भी व्यक्ति हो जो कि बृहस्पति का लग्न लेकर बैठा है। तो जब बृहस्पति का ये लग्न आया है, जैसे धनु लग्न की हम बात कर रहे हैं, जहां पर उसकी पत्नी सोचना बंद करेगी, यानी कि जहां पर बुध की क्षमता खत्म होगी, वो व्यक्ति क्योंकि धनु लग्न का है उसके आगे वो सोचना शुरू करता है, क्योंकि जहां पर नॉलेज हमारी समाप्त हो जाती है उसके आगे हमारा विजडम खड़ा हो जाता है। विजडम की शुरुआत कहां से होती है? जहां पे नॉलेज एंड हो रही है, वहां से विजडम का उदय होता है। तो हमारे विजडम को, ज्ञान को रूल करने वाले कौन देवता हैं? वो है देवगुरु बृहस्पति। तो इसी वजह से दोनों के बीच में कॉम्पेटेबिलिटी का एक इशू रहता है, दोनों की सोच में अंतर देखने को मिलेगा। हालांकि दोनों के दोनों इंटेलिजेंट मिलेंगे, लेकिन सोच में फिर भी अंतर होगा। अब यानी कि अगर इस व्यक्ति की कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है, तो बुध ग्रह की स्थिति की हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि वो 7th लॉर्ड है। बुध अगर अपने किसी अच्छे घर में बैठा हुआ है, केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है, केंद्र त्रिकोण का कोई संबंध बना करके बैठा हुआ है, अपने मित्रों के साथ में बैठा हुआ है, बुध के मित्र सबसे अच्छे हैं कौन है? शुक्र है। तो अगर मान लीजिए बुध शुक्र के साथ में बैठा हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है। मान लीजिए बुध जो है इस व्यक्ति की कुंडली के अंदर पंचम भाव में या नवम भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसे में 7th और 10th का कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा पंचम भाव के साथ में या फिर नवम भाव के साथ में। तो इसमें केंद्र त्रिकोण का योग बन गया, और अपने मित्र के साथ में शुक्र के साथ में बुध बैठा हुआ है, तो इसका मतलब यह है, और कोई भी गलत एस्पेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ रही है, इसका मतलब है 7th लॉर्ड वो अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है, यानी मैनेजर बहुत अच्छा है। मैनेजर अगर अच्छा है तो 7th हाउस को वो संभाल लेगा, मैनेज कर लेगा। यानी कि 7th हाउस के ऊपर अगर कोई बुरी एस्पेक्ट भी पड़ रही है, तभी भी ये व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन को, अपने विवाह को संभाल लेगा किसी भी तरीके से, अपने इंटेलिजेंस के माध्यम से, अपने विजडम के माध्यम से। अब बुध कौन है? बुध तो पत्नी है उसकी, तो यानी कि संभालने की जिम्मेदारी किसके पास है? मैरिज को वो पत्नी के पास चली गई। और पत्नी की कंडीशन अच्छी है, क्योंकि बुध की कंडीशन अच्छी है, मैनेजर की कंडीशन अच्छी है, तो इसका मतलब है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो इतना इंटेलिजेंट होगा कि अपनी मैरिज को संभाल लेगा। अब मान लीजिए आपके लाइफ पार्टनर की कुंडली अगर बुध ग्रह के लगन की है, बुध लगन की कुंडली का मतलब है या तो मिथुन राशि या कन्या राशि अगर लगन में आ रही है, तो सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशियां देखने को मिलेंगी। अगर सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशियां दिख रही हैं और व्यक्ति जो यानी कि जो मेल है उसकी कुंडली बृहस्पति लगन की है, तो मैरिज की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? दोनों लोगों के ऊपर होगी। यानी कि क्योंकि 7th लॉर्ड स्त्री की कुंडली में बृहस्पति बने हैं और पुरुष की कुंडली में 7th लॉर्ड बने हैं बुध, यानी कि अब इस केस में दोनों लोगों की जिम्मेदारियां होंगी अपने विवाह को बचाने की। तो देखिएगा, और यानी कि अगर पुरुष की कुंडली में बृहस्पति अच्छी कंडीशन में है तो दोनों समझदारी से अपने विवाह को बहुत अच्छा चलाएंगे। लेकिन अगर इस व्यक्ति की कुंडली के अंदर बृहस्पति खराब स्थिति में है, तो आप ये कह सकते हैं कि विवाह जो बचा रहा है, जो अच्छी तरह से मैनेज कर रहा है, वो उसकी पत्नी है, ना कि ये व्यक्ति स्वयं। हालांकि ये भी बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, क्योंकि जुपिटर के मूल त्रिकोण राशि उसके लग्न में पड़ रही है। बृहस्पति के लगन को लेके आने के बावजूद भी क्योंकि बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, इसी वजह से ये व्यक्ति अपने मैरिज को बचाने की कोशिश ज्यादा नहीं करता है, इंटरेस्ट नहीं लेता है, अपने संबंधों को ठीक से संभाल के रखने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन इसकी जो पत्नी है वो बहुत अच्छी तरह से समझदारी पूर्वक रिलेशनशिप को आगे चलाती है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए हमने बताया कि 7th हाउस, 7th लॉर्ड और कारका की मैरिज मैटर्स में क्या इंपॉर्टेंस है। तो अब हम बात कर लेते हैं जरा काल पुरुष की। जब हम काल पुरुष की कुंडली की बात करते हैं, रेफरल पॉइंट को लेते हैं, रेफरेंसेस को समझते हैं, तो सबसे पहले आप देखिए कि 7th हाउस में काल पुरुष की कुंडली में कौन सी राशि पड़ती है? तुला राशि पड़ेगी। तुला राशि में कौन सा प्लैनेट एक्सॉल्टेशन में जाता है? सैटर्न जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारे किसी भी व्यक्ति के विवाह के लिए शनि की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस शनि की क्यों आ गई? क्योंकि शनि जो है सप्तम भाव में 7th हाउस में एक्सॉल्टेशन में जाता है। हमारे मैरिज को स्टेटस देने का जो काम करता है, ईगो देने का काम जो करता है, वो एक्सॉल्टेड प्लैनेट करता है। तो शनि जो है इसलिए हर व्यक्ति के लिए, मैरिज के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये लीगल सब्जेक्ट है। मैरिज जो है लीगल सब्जेक्ट है, यानी कि जब तक कानूनी रूप से विवाह नहीं होता है तब तक आप मैरिज को मान्य नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी हम मैरिज की हम बात कर रहे हैं, तो अगर आपने कोर्ट मैरिज करी है या आपने विवाह मंदिर में किया है, ब्राह्मण की मौजूदगी में किया है, सोशल एक्सेप्टेंस के बाद किया है, तो ये सारे लीगल इश्यूज हैं, लीगल सब्जेक्ट है। इसीलिए सैटर्न का एक्सॉल्टेशन 7th हाउस में काल पुरुष की कुंडली में होने की वजह से सैटर्न की एक इंपॉर्टेंस है मैरिज मैटर्स के लिए। दूसरी बात करते हैं, 7th हाउस में तुला राशि में कौन सा प्लैनेट डेबिलिटेशन में जाता है? वो है सूर्य। तो सूर्य जो है 7th हाउस में डेबिलिटेशन
डेबिलिटेशन में जाएंगे। तो सूर्य क्या गवर्न कर रहा है यहाँ पे? सूर्य आपके मैरिज के स्टेटस को दिखाता है और ये कह रहा है कि देयर इज नो ईगो। तो ईगो और सेल्फ कॉन्फिडेंस जहाँ पे नीचे जाता है वो 7th हाउस में जो सूर्य है वो डेबिलिटेशन में आने की वजह से इस तरह से प्रॉब्लम आती है। 7th हाउस का डिफॉल्ट लॉर्ड कौन है? शुक्र है। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र की विवाह के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंस है। शुक्र जो है हाउस का ओनर है, तो इसलिए वो मैनेजर बन के काम करता है विवाह के लिए। मेंटेन करने की इस हाउस की जिम्मेदारी किसके पास है? शुक्र के पास है। तो इसलिए शुक्र की दोनों ही कुंडलियों में यानी मेल हो या फीमेल हो, शुक्र की विवाह के लिए एक इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। 7th हाउस में तुला राशि पड़ती है, लीब्रा साइन है काल पुरुष की कुंडली के अंदर। तो लीब्रा साइन आप किसी भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर एनालाइज करेंगे, वो एफ्लिक्शन से फ्री होना चाहिए। लीब्रा साइन को हम इसलिए देखते हैं क्योंकि ये लीब्रा साइन भी हमें मैरिज के प्रॉमिस को दिखाता है और क्वालिटी ऑफ मैरिज को भी लीब्रा साइन गवर्न करता है। यानी कि अगर मैरिज की क्वालिटी देखनी है, मैरिज का प्रॉमिस देखना है, तो ये देखना पड़ेगा हमको कि कुंडली में जो तुला राशि है वो कहीं पर भी एफ्लिक्शन में नहीं होनी चाहिए। देवगुरु बृहस्पति कहाँ पे एक्सॉल्टेशन में जाते हैं? 4th हाउस में, कर्क राशि। तो 4th हाउस में जब जुपिटर एक्सॉल्टेशन में जा रहे हैं तो जुपिटर आपके विवाह के लिए सिग्निफिकेटर बन जाते हैं हैप्पीनेस के लिए, क्योंकि चौथा घर किसका होता है? खुशी का है, हैप्पीनेस का है। तो मैरिज की हैप्पीनेस अगर देखनी है तो जुपिटर को देखिए, बिकॉज जुपिटर बिकम्स द सिग्निफिकेटर ऑफ हैप्पीनेस इन द मैरिज। और जुपिटर कहाँ पे डेबिलिटेशन में जाते हैं? 10th हाउस में, मकर राशि में। तो जुपिटर अगर 10th हाउस में बैठे हुए हैं या मकर राशि में बैठे हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि मैरिज में हैप्पीनेस देखने में कमी आएगी, हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। सूर्य जो है कहाँ पर एक्सॉल्टेशन में जाते हैं? सूर्य एक्सॉल्टेशन में जाते हैं लगन के अंदर। तो सूर्य का क्या काम है? सूर्य के पास में गर्मी है, ऊर्जा है, सूर्य के पास में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और मेष राशि में सूर्य जो है ईगो भी देता है। तो मैरिज में अगर किसी व्यक्ति की ईगो देखने को मिल रही है तो उसका मतलब यह है कि सूर्य जो है एक्सॉल्टेशन में यानी कि मेष राशि में बैठा होगा उस व्यक्ति। किसी व्यक्ति की मेष राशि में अगर सूर्य बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली उस व्यक्ति के अंदर मैरिज के अंदर लेकर बहुत ज्यादा ईगो देखने को मिलेगी। हर चीज में, वैवाहिक जीवन में, हर जगह पे उसकी ईगो सबसे ज्यादा आगे आके अड़के खड़ी हो जाएगी। ओवर कॉन्फिडेंस, हर चीज के वो अपनी मैं करता रहेगा, मैं बहुत आ जाएगी उसके अंदर, बहुत मैं को चलाने लग जाता है वो, जो कि मैरिज के लिए डिफिकल्ट पोर्शन बन जाती है। क्योंकि सूर्य की आपको पता है कि शुक्र के साथ में एनिमिटी है, चतुरता है, और हाउस को चलाने का काम किसके पास है? शुक्र के पास है काल पुरुष की कुंडली में। तो इसलिए सूर्य के वजह से, सूर्य अगर एक्सॉल्टेशन में होगा तो मैरिज के अंदर एक्सेसिव ईगो के वजह से मैरिज लाइफ को डिफिकल्ट करने का काम करता है। मंगल की बात करें तो मंगल कहाँ पे एक्सॉल्टेशन में जाता है? मंगल 10th हाउस में एक्सॉल्टेशन में जाता है, यानी कि मकर राशि के अंदर। तो अगर मंगल मकर राशि में बैठा हुआ है या 10th हाउस में बैठा हुआ है किसी व्यक्ति के, तो वो क्या देगा उसको विवाह में, मैरिज में ऑथोरिटी देगा, क्योंकि 10th हाउस और कैप्रिकॉर्न साइन आपके ऑथोरिटी को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न का घर है वो। तो शनि के घर में जब मंगल है यानी कि 10th हाउस में या कैप्रिकॉर्न साइन में, तो उस व्यक्ति के अंदर ऑथोरिटी कहाँ पे आएगी? मैरिज की उस व्यक्ति के पास आएगी। यानी कि किसी मेल की कुंडली के अंदर, पुरुष की कुंडली के अंदर मंगल अगर 10वें घर में बैठा हुआ है या कैप्रिकॉर्न साइन में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि मैरिज में ऑथोरिटी किसकी है? उसकी है, ना कि उसकी पत्नी की। ऑथोरिटी का मतलब है कि चलेगी किसकी? दोनों में से कौन चलाएगा? अपनी, ये चलाएगा। ये मैरिज को ऑथोरिटेटिव वे में ड्राइव करने की कोशिश करेगा। मंगल जिम्मेदारी है, तो ये व्यक्ति अपने मैरिज के लिए जिम्मेदारी भी लेकर चलेगा। मंगल जो है फाइटर है, तो मैरिज के अंदर यहाँ पे फाइट करने की भी कोशिश करेगा, बिकॉज ही इज एक्सेसिवली ऑथोरिटी ओरिएंटेड, ही इज एक्सेसिवली डिसिप्लिन्ड। तो जहाँ पे डिसिप्लिन और ऑथोरिटी आ जाती है, दैट इज बेसिकली द मार्स एक्शन, मार्स की एक्टिविटी है। वीनस की एक्सॉल्टेशन कहाँ पे होती है? वीनस की एक्सॉल्टेशन है इन योर 12th हाउस। 12th हाउस रिप्रेजेंट्स योर बेडरूम। तो इसलिए शुक्र पता है कहाँ पे? मैरिज की खूबसूरती कहाँ देखने को मिलती है? मैरिज की खूबसूरती दिखने को मिलती है बेडरूम के अंदर, जहाँ पे दो व्यक्ति आपस में अपने आंतरिक संबंधों को आपस में शेयर कर रहे हैं, और यही खुशी देने वाला जो प्लैनेट है वो शुक्र है। इसलिए शुक्र जो है बेडरूम में यानी कि 12th हाउस में, मीन राशि में एक्सॉल्टेशन में जाता है। तो इसलिए मीन राशि की एक्सॉल्टेशन आपको समझ में आए कि शुक्र क्या कर रहा है। मरकरी कहाँ पे एक्सॉल्टेशन में होता है? 6th हाउस में, छठे घर में। छठा घर मैरिज के हाउस से कहाँ पर पड़ता है? छठा घर मैरिज के हाउस यानी 7th हाउस से 12th पड़ता है। तो यानी कि बुध अगर 6th हाउस में यानी छठे घर में बैठा हुआ है, या बुध अगर कन्या राशि में कहीं पर बैठा हुआ है, क्योंकि कन्या राशि काल पुरुष की कुंडली के छठे घर को रिप्रेजेंट करती है, तो वो बुध जो है मैरिज में रिफ्ट लाने की कोशिश करेगा, यानी कि प्रॉब्लम्स खड़ी करने की कोशिश करेगा, सेपरेशन की कोशिश करेगा। दैट मीन्स मरकरी विल नॉट सपोर्ट दैट फेलो। जैसे कि मैंने भी आपको थोड़े समय पहले एक एग्जांपल दिया था धनु लगन
लगन की व्यक्ति की कुंडली में 7th लॉर्ड कौन बना था? बुध बना था। मान लीजिए 7th लॉर्ड बनकर बुध जो है छठे घर में बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में आपको सेपरेशन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो मिथुन राशि है यही डुअल साइन है और लगन भी डुअल साइन है। तो डुअल साइन जो है 7th में पढ़ने की वजह से वैसे ही एक से ज्यादा मैरिजेस को रिप्रेजेंट करता है, एक से ज्यादा संबंधों को रिप्रेजेंट करता है। और हाउस ओनर भी अगर छठे घर में पहुंच गया और अगर वो मैलेफिक एस्पेक्ट में भी आ रहा है, तो हाउस ओनर आप कह सकते हैं विल नॉट मैनेज द हाउस वेल, यानी 7th हाउस यानी मैरिज का हाउस ढंग से मैनेज ना हो पाने की वजह से यहाँ पे सेपरेशन की नौबत आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मैरिज के लिए मरकरी की क्या इंपॉर्टेंस है। और आपने ये सारी चीजें नोट करी हैं कहां से? काल पुरुष की कुंडली से ही आपने इतनी सारी प्रेडिक्शंस कर ली। अब हम बात कर लेते हैं कि मैरिज की प्रॉमिस कैसे देखी जाए, प्रॉमिस ऑफ मैरिज को किस तरह से हम आइडेंटिफाई करें, किस तरह से देखें। अब आपको पता ही है कि 7th हाउस इज द हाउस ऑफ मैरिज, और मैंने ये भी कहा था आपको कि 7th हाउस से मैरिज का प्रॉमिस देखते हैं। और ये भी मैंने आपको कहा था कि मैरिज का अगर प्रॉमिस देखना है तो 7th हाउस को देखना जरूरी है, ना कि 7th लॉर्ड को। 7th लॉर्ड बाद में आता है, उससे पहले तो मैरिज होना जरूरी है ना। हाउस का मैनेजमेंट, मैरिज को ढंग से मैनेज करना, वो तो बाद का सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट क्या है? पहला तो शादी होना जरूरी है ना, विवाह होना जरूरी है। उसके लिए तो प्रॉमिस चाहिए। तो प्रॉमिस ऑफ द मैरिज आपने देखनी है तो 7th हाउस को देखना। प्रॉमिस को देखने के लिए सबसे पहले आप बर्थ चार्ट में देखिए, लगन चार्ट में देखिए। 7th हाउस आपका हो सकता है कि बर्थ चार्ट में अनऑक्यूपाइड है, यानी कि 7th हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है, उस पे किसी भी प्लैनेट की, किसी भी ग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है, ऐसा हो सकता है। तो यानी कि अगर इस तरह की सिचुएशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट खाली घर आपको ये नहीं कहता कि मैरिज का प्रॉमिस नहीं है। कोई दृष्टि नहीं पड़ रही है तो उसका मतलब यह नहीं है कि उसका विवाह नहीं होगा। तो हो सकता है वो अनऑक्यूपाइड हो, अनएक्सपेक्टेड हो, दैट्स पॉसिबिलिटी। लेकिन 7th हाउस का बेनिफिक रिलेशन होना ये जरूरी है, यानी कि 7th हाउस बेनिफिक रिलेशन में हो। मैं यहाँ पे लॉर्डशिप की तो बात नहीं कर रहा, लेकिन 7th हाउस जो है अनऑक्यूपाइड है, अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन मैं 7th लॉर्ड अगर मान लीजिए लग्न के साथ में, लग्नेश के साथ में, असेंडेंट के साथ में कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है और वो ग्रह उसका मित्र है, या फिर अगर 7th लॉर्ड का लगन के स्वामी के साथ में भी अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये भी प्रॉमिस को बताता है। मान लीजिए कि 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो मैलेफिक प्लैनेट है, जैसे कि शनि 7th लॉर्ड बन गया, जैसे कि मंगल 7th लॉर्ड बन गया, जैसे कि सूर्य 7th लॉर्ड बन गया। तो यानी कि अगर इस तरह के क्रूर और मैलेफिक प्लैनेट अगर 7th लॉर्ड बन रहे हैं और कहीं भी अगर बेनिफिक रिलेशंस बना रहे हैं, तो तभी भी आप क्या कह सकते हैं कि मैरिज का प्रॉमिस हो रहा है। कंडीशन क्या देखनी है कि 7th हाउस के ऊपर कोई भी मैलेफिक एस्पेक्ट या मैलेफिक एसोसिएशन 7th हाउस के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर 7th हाउस के साथ में सिर्फ और सिर्फ बेनिफिक एसोसिएशन आ रही है, यानी कि बेनिफिक प्लैनेट सप्तम भाव में आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं। बेनिफिक प्लैनेट कौन से होते हैं? बृहस्पति है, बुध है, शुक्र है, चंद्रमा है, ये बेनिफिक प्लैनेट है। तो अगर इस तरह के प्लैनेट अगर सप्तम भाव में बैठे हुए हैं तो ये आपके मैरिज के प्रॉमिस को दिखाते हैं, गुड मैरिज के प्रॉमिस को दिखाते हैं। अगर मैलेफिक प्लैनेट भी बैठे हुए हैं वहां पे, तभी भी जो है आप ये कह सकते हैं कि देखिए 7th हाउस तो एफ्लिक्शन में चला गया। 7th हाउस एफ्लिक्शन में गया तो इसका मतलब है कि प्रॉमिस ऑफ मैरिज हिल रहा है। अब यहाँ पे प्रॉमिस ऑफ मैरिज जब हिलता है तो आपने 7th लॉर्ड को देखना है। लेकिन 7th हाउस को इसलिए देख लेते हैं कि मैरिज का मैनेजर क्या कह रहा है इसके ऊपर। अगर मैनेजर भी परेशानी में है तो यानी कि वो भी कुछ नहीं कर सकता, और 7th हाउस तो डिफिकल्टी में है ही, तो संभावना मैरिज के लिए प्रॉमिस की डिनाई हो जाती है। मैरिज के प्रॉमिस को आपने नवमांश में भी चेक करना है, उसको मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कैसे करते हैं उसको। तो नवमांश में भी आप चेक करेंगे, और अगर प्रॉमिस नवमांश कुंडली में सप्तम भाव और खास तौर पे लगन, अगर ये दोनों जो हैं अगर एफ्लिक्शन में नहीं है तो आप प्रॉमिस यस कर सकते हैं कि यस प्रॉमिस अभी भी है। यानी कि लगन कुंडली में अगर 7th हाउस मैलेफिक प्लैनेट्स के द्वारा ऑक्यूपाइड है या एस्पेक्टेड है, लेकिन नवमांश कुंडली में 7th हाउस और लगन भाव मैलेफिक इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि देखिए परेशानी तो जरूर होगी मैरिज के होने के समय पे, लेकिन मैरिज का प्रॉमिस जरूर है और बाद में सिचुएशन संभल भी जाएंगी। एक बार विवाह अगर हो गया तो स्थितियां परिस्थितियां सुधर जाएंगी। आप ऐसे इस चीज को लेके चलेंगे। मैंने आपको बताया कि आपने लगन को और 7th हाउस जो है जो नवमांशा का है
ये आपने जरूर देखना है। जब मैं नवमांश कुंडली के लगन की बात करता हूं तो नवमांश कुंडली का जो लगन है वो आपकी मैरिज की डिजायर को बताता है, इच्छा को बताता है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनकी शादी के लिए, विवाह के लिए इच्छा ही नहीं है। जिन व्यक्तियों की विवाह के लिए इच्छा ही नहीं हो रही है, ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में आप देखेंगे कि उनके नवमांश कुंडली में लगन अफ्लिक्शन में मिलेगा। लगन अफ्लिक्शन में आएगा तो आपके मैरिज की डिजायर खत्म कर देगा। तो यानी कि नवमांश कुंडली में लगन का बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ में रिलेशनशिप होना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से एक मैरिज की रिलेशनशिप में जाने की इच्छा पैदा होती है। 7th हाउस जो नवमांशा का होता है ये हाउस ऑफ मैरिज कहलाया जाता है। यानी कि मैरिज का हाउस कौन सा है? 7th हाउस नवमांश कुंडली का। सेम इसको भी 7th हाउस को भी आप उसी तरह से देखेंगे जो कंडीशंस मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं जन्म कुंडली में, यानी कि लगन कुंडली को देख इसी तरह से आपने नवमांश में भी चीजों को देखना है। जिस प्रकार से मैंने नवमांश कुंडली में, लगन कुंडली में आपको बताया था कि तुला राशि को देखना जरूरी है, उसी तरह से नवमांश कुंडली में भी तुला राशि की स्थिति को देखना आपको मैरिज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह से आप चीजों को देख करके चल सकते हैं। मान लीजिए किसी कुंडली में 7th हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं है और 7th हाउस के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है, और शनि को हम क्या बोलते हैं? मैलिफिक प्लैनेट बोलते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति शनि के लगन को ही लेकर जन्मा है, यानी कि कोई व्यक्ति मकर राशि या कुंभ राशि में जिसका जन्म हुआ है, यानी कि जिसका असेंडेंट ही शनि है, और उसकी दृष्टि अगर आपके 7th हाउस के ऊपर पड़ रही है, तो आप क्या बोलेंगे? क्या ये मैरिज का डिनायल हो गया? आप क्या शनि को बोलेंगे कि शनि तो भैया मैलिफिक प्लैनेट है तो तुम्हारी शादी नहीं हो सकती? क्योंकि वो लग्नेश बना हुआ है। तो लगन भाव के स्वामी की दृष्टि अगर 7th हाउस के ऊपर पड़ रही है, इट इज ओके, इवन दो सैटर्न इज ए मैलिफिक प्लैनेट। कभी भी तो यहाँ पे जो प्रॉमिस आ रहा है मैरिज का, वो शनि के द्वारा आ रहा है, जबकि आपको पता है कि शनि जो है मैलिफिक प्लैनेट है। मैलिफिक प्लैनेट की दृष्टि 7th हाउस पे पड़ रही है, बट उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि मैरिज का प्रॉमिस इस व्यक्ति के कुंडली में एग्जिस्ट करता है। इसमें आपको नवमांश भी देखना जरूरी होता है प्रॉमिस के लिए। आपने देखा कि अगर मान लीजिए इस व्यक्ति की कुंडली में 7th हाउस खाली पड़ा है, किसी भी प्लैनेट की दृष्टि वहां पर नहीं पड़ रही है, कोई मैलिफिक रिलेशन भी 7th हाउस के साथ में नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैरिज के लिए डिनायल हो गया। आप ये कह सकते हैं कि 7th हाउस, क्योंकि नवमांश कुंडली में किसी के भी द्वारा दृष्ट नहीं है, ना ही कोई प्लैनेट वहां पर बैठा हुआ है, तो 7th हाउस को आप एवरेज लेकर चलें। तो एवरेज हाउस का मतलब ये नहीं है कि मैरिज डिनाई हो रही है। और शनि की दृष्टि लगन भाव में, यानी लगन कुंडली में लगन भाव का मालिक बनकर शनि जो है सप्तम भाव को देख रहा है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि मैरिज का प्रॉमिस इस व्यक्ति की कुंडली में जरूर है, यानी कि शादी तो जरूर होगी, भले ही चाहे शनि की दृष्टि लगन कुंडली में सप्तम भाव पे पड़ रही है, मैलिफिक एस्पेक्ट पड़ रही है, और नवमांश कुंडली में सप्तम भाव का जो स्थिति है वो एक एवरेज स्थिति है, तभी भी शादी जरूर हो जाएगी। अगर आप देखते हैं कि इसके तुला राशि में कोई दिक्कत नहीं है, तुला राशि भी बेनिफिक प्लैनेट के द्वारा या तो एस्पेक्ट होती है या फिर बेनिफिक प्लैनेट तुला राशि में बैठे हुए हैं, तो मैरिज जो है और अच्छी तरीके से आप बोल सकते हैं कि इससे कंप्लीट प्रॉमिस और अच्छा प्रॉमिस है। तो यानी कि तुला राशि भी जितनी अच्छी होगी उतना बढ़िया है। तो मैरिज का प्रॉमिस इस तरह से आप किसी भी व्यक्ति के चार्ट में देख सकते हैं।